मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का डिस्कशन यहाँ पे लेना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको काफी हेल्पफुल ये प्रोसेस लग रहा होगा, हैवी हेल्पफुल और हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं समझता हूँ जो हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हम लोगों को यहाँ मिलता है, और जिन लोगों को सिर्फ सीरियस ही करना है उनके लिए भी कंपैरेटिवली काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है। देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले डायग्राम में हम लोगों ने मैग्नेटिक नीडल को यहां शो कर रखा है। नो डाउट इस तरह का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के नाम से जानते हैं। वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ये फ्री टू रोटेट हमारे पास एक स्मॉल मैग्नेट ही है जिसको हम लोगों ने ट्रायंगुलर शेप दिया हुआ है इन बोथ साइड। अब जो एंड इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रुकेगा उसको हम लोग यहाँ नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, और जो एंड हमारा ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है, उसे हम लोग साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ये डिफरेंट मैग्नेट्स का टाइप हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है। जैसे ये बार मैग्नेट, इस तरह का मैग्नेट होगा तो उसको बार मैग्नेट कहेंगे। ये हमारा हॉर्स शू, अगर आपने कभी घोड़े के पैर को देखा हो तो उसका शू जो है वो कुछ इस तरह का होता है, तो इसे हम लोग हॉर्स शू टाइप मैग्नेट कहते हैं। ये बॉल एंडेड मैग्नेट, यानी एक ऐसा मैग्नेट जिसके दोनों एंड्स पे बॉल जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है, गेंद जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है, उसे हम लोग बॉल एंडेड मैग्नेट के नाम से जानते हैं। डिरेक्शन नेक्स्ट डायग्राम जो हमारे पास हमें मिलता है वो किसी भी बार मैग्नेट को अगर मैं आयरन फाइलिंग्स के अंदर, लोहे के बुरादे के अंदर डाल देता हूं और फिर उसको उठाता हूं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ इस तरीके से हम लोगों को उसके ऊपर जो लोहे का बुरादा है वो चिपका हुआ मिलता है, ओरिएंटेड मिलता है। इससे हमें क्या प्रूव होता है ये समझिए। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहां से ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो सेंट्रल रीजन है मैग्नेट का, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होती है, तो आप देखेंगे यहां पे कम बुरादा चिपका हुआ है, यानी आयरन फाइलिंग्स जो है वो कंपैरेटिवली काफी कम चिपकी हुई है। जहां तक दोनों एंड्स की बात है तो दोनों एंड्स पे आप देखेंगे बिल्कुल इक्वली और मैक्सिमम आयरन फाइलिंग्स यहां पे चिपकी हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहां यही सिखाता है कि जो नॉर्थ और साउथ एंड्स होते हैं वहां पे कंपैरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और किसी भी मैग्नेट के जो सेंट्रल रीजन की बात हम लोग करते हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होता है। एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नॉर्थ और साउथ के बीच में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करता हूं तो निश्चित रूप से वहां पे मेरे को जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ही कम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ये मैं कह सकता हूं। नेक्स्ट फिगर की बात मैं डियर स्टूडेंट्स करता हूं। बड़ा ही फेबुलस फिगर है। यहां हम लोगों ने ग्लोब को दिखाया हुआ है, यानी अर्थ को दिखाया हुआ है, और उसमें मैग्नेटिक और ज्योग्राफिकल एक्सिस की बात की हुई है। बड़े काम की चीज है। यहां सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाने चाहिए। सबसे पहले मैं यहां नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करूंगा। ये हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। अब ईस्ट और वेस्ट मेरे को पता लगता है जहां मेरी अर्ली मॉर्निंग सन की अपीयरेंस होती है, दैट इज ईस्ट। उसके एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री पे वेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे नॉर्थ, और एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री पे ये मेरे को मिलता है साउथ। तो एग्जैक्टली इट्स अ वे जिस तरह से हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात यहां पे करेंगे। तो ये जो मैं देखता हूं ये मेरा ज्योग्राफिकल एक्सिस है। यहां पे मेरे को ज्योग्राफिकल क्या मिल रहा है, नॉर्थ मिल रहा है, और ये ज्योग्राफिकल साउथ मिल रहा है। यहां लिख भी रखा है हम लोगों ने नॉर्थ ज्योग्राफिकल और एज वेल एज साउथ ज्योग्राफिकल। डायरेक्शन से छोटा सा एंगल बनाते हुए हम लोगों को ये मैग्नेटिक एक्सिस मिलता है। ये मैग्नेटिक एक्सिस नो डाउट हम ये कह सकते हैं जस्ट अपोजिट नोमेनक्लेचर वाला होता है। जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहां मेरा मैग्नेटिक साउथ होता है, और जहां मेरा उसके नजदीक है थोड़ा सा डिग्री, यानी 17 डिग्री अराउंड एंगल पे ये इंक्लाइन रहता है। जहां मेरा ज्योग्राफिकल साउथ है उसके नजदीक मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट ऑलवेज नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं। तो ये मेरा नॉर्थ पोल है। यहां से आउटसाइड मैग्नेट ये डायरेक्शन मेरे को मिलने वाला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो जाकर के टर्मिनेट होती हैं एक तरीके से आउटर सरफेस पे मैग्नेटिक साउथ पे। और इनसाइड अर्थ क्रस्ट की मैं बात करूंगा तो इनसाइड अर्थ क्रस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ये डायरेक्शन लिए हुए होंगे।
इस तरह से ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाएंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लाइक दैट। बाकी यहां से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से हम कितना ऊपर इंडिया है, कितना नीचे हमारा ये सिडनी, पर्थ या व्हाटएवर सो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन की लोकेशन कहाँ है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज वेल एज सीबीएसई में, एक आध बार सीबीएसई में भी बड़े हॉट्स में क्वेश्चन आया है कि ब्रिटेन की लोकेशन के अकॉर्डिंग वहां पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, व्हाटएवर सो। तो वो जब तक हमें ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह का एक आध क्वेश्चन आप लोगों का निश्चित रूप से सीबीएसई में भी आ जाता है। अब 70 आउट ऑफ 70 चाहिए तो जो मेरा एरिया है वो काफी वाइड हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, मुझे बहुत कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है और इसके लिए कोई बॉदर होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री माइंड से आप जितना मैक्सिमम हो सकता है आप अपने पोटेंशियल्स को यूज कीजिए। निश्चित रूप से 70 आउट ऑफ 70 ही आपका फिजिक्स में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सीबीएसई जहां आपका 65 क्रॉस करता है वहां से हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अब आपकी शुरू हो गई है। यानी सीबीएसई को स्किप करके या सीबीएसई में कम मार्क्स ला करके आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रॉस कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल सोचना ही बेवकूफी है, कभी ऐसा नहीं होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने यहाँ एक बार मैग्नेट को हैंग अप किया हुआ है। अगेन ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन को लेकर के बार को मैंने हैंग किया तो जो मैग्नेट का पोल ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रुकेगा उसे मैं साउथ पोल ऑफ मैग्नेट कहूंगा, और जो पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रुकेगा उसे मैं नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कहूंगा। अब यहां अट्रैक्शन और रिपल्सन को शो करने की कोशिश किया डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए मेरे नॉर्थ एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ऐसी स्थिति में इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर साउथ नॉर्थ पोल नजदीक आते हैं तो इनमें अट्रैक्शन होगा। डियर स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान दें, अगर मान लीजिए मैं तीसरा डायग्राम यहां पे कंसीडर करता हूं और यहां पे कोई एक नॉन मैग्नेटिक बार हैंग कर लेता हूं। अब इसके पास में मैं कोई नॉर्थ पोल नजदीक लेके आता हूं या साउथ पोल नजदीक लेके आता हूं, तब भी यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो देखिए अट्रैक्शन जो है वो मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट कभी भी नहीं है। रिपल्सन मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट है। रिपल्सन हो रहा है तो हम कहेंगे दोनों ही जो हमारे पास बार्स हैं या दोनों ही जो मटेरियल्स हैं उनके बीच में मैग्नेटिज्म है। और अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो इट मे बी कि उन दोनों के बीच में कोई भी एक बार मैग्नेटिक हो और दूसरी नॉन मैग्नेटिक हो। ये कॉन्सेप्ट मुझे देखना था। अब यहां से आती है बात किसकी, किसी भी बार मैग्नेट को ब्रेक करने की, तोड़ने की। तो जरा देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, मैंने इसको यहां से ब्रेकअप किया तो ऑब्वियसली इस एंड पे नॉर्थ और इस एंड पे साउथ बन जाएगा। फर्दर मैं ब्रेकअप करता हूं तो यहां समझने वाली बात क्या है कि मेरा नॉर्थ अपनी जगह पर रहता है, ऐसे ही साउथ मेरा अपनी जगह पर रहता है। बीच में जितने भी फ्रेगमेंट्स आप लोग देते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो जो है आपका नॉर्थ साउथ बनते चले जाएंगे। एक खास बात मैं और भी बताना चाहूंगा, आपने ब्रेकअप तो कर दिया है इसको, अब अगर आप इसको दोबारा इसी पोजीशन में जोड़ना चाहते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के साथ अपने आप से जुड़ेंगे नहीं। अब आपकी रीजनिंग क्या कहती है, ऐसा क्यों हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? डोमेन शिफ्टिंग की बात है यहां। अब डोमेन क्या होता है ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे या जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उनमें हम करा चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स ये आपने यहां पे सिर्फ एक एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू लेंथ देख लिया, लेकिन जरा अकॉर्डिंग टू विड्थ भी आप लोग कंसीडर करें तो ऑब्वियसली जो पोल पहले नीचे साउथ था अब ऊपर उसके नॉर्थ डेवलप हो जाएगा जब आप इसको ब्रेकअप कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस ओरिएंटेशन में दोबारा से मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं तो जो इसका दूसरे डायमेंशन वाला नॉर्थ और साउथ की शिफ्टिंग है वो इसको नहीं जोड़ने देगा। अगर मैं जोड़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, सिंपली इनमें से किसी एक मैग्नेटिक पार्ट को 180 डिग्री से रोटेट कर दूं। अगर मैं इसको यहीं कहीं ऐसे रोटेट कर दूं तो फिर ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स कभी मैग्नेट आपको मिलता है, तोड़ने का मौका मिलता है, आप तोड़ के इस काम को कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आगे मैं मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन की बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन कितना मजेदार सा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां दिखाया है इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस के थ्रू। नो डाउट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसका मतलब समवेयर नॉर्थ पोल यहां एडजस्ट करता है
और साउथ पोल यहां एग्जिस्ट करता है, तब ये कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज और भी हो सकती है कि कंपैरेटिवली मोर नॉर्थ यहां हो और कंपैरेटिवली लेसर नॉर्थ यहां हो, तब भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरह से शो करेंगे। बात आती है डॉट्स की, इक्विस्पेस्ड है या क्रॉस की, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड अगर होता है यानी अंदर की तरफ होता है तो हम ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है तो आउटवर्ड के लिए हम लोग ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस, डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने लिया, इनको मिलाने वाली जो लाइन है वो मेरी मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है, और इस मैग्नेटिक एक्सिस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगा जो इसके ज्योमेट्रिकल शेप के सेंटर से पास आउट होगा या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट मस्ट बी टर्म्ड एज मैग्नेटिक इक्वेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की क्लासेस हैं, इनको हम बिल्कुल बिगिनिंग में लें तब भी हमें बेनिफिट देती हैं, और इनको हम लोग सबसे लास्ट में लें तब भी बेनिफिट देती हैं। तो आपका मन है, आपके पास ये अवेलेबल होती है, आप जब चाहें तब इन क्लासेस को एसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके लिए काफी ही यूजफुल होंगी। न्यूमेरिकल से करते हैं, छोटी छोटी चीजें यही सब अटकती रहती हैं आपको। देखिए ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ क्या फर्क है बच्चों, आप देखेंगे यार नॉर्थ पोल जो है या साउथ पोल जो है वो इसके फिजिकल एंड से थोड़ा अंदर शो किया हुआ है, फैक्ट है, होता भी थोड़ा अंदर ही है। तो मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो ऑलवेज थोड़ी कम होती है, और जो ज्योग्राफिकल लेंथ है जो आउटर एंड टू आउटर एंड होगी वो कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी होती है, और इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 0.84 का होता है, या मैं इसको 6/7 कह सकता हूं, या मैं इसको 5/6 कह सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक लेंथ ऑलवेज कैसी होगी, कंपैरेटिवली छोटी होगी ज्योमेट्रिकल लेंथ के। अब पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर है। देखने में बड़ा अजीब सा लगता है कि एम्पियर तो करंट का कॉन्सेप्ट था। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि करंट मैग्नेटिज्म से अलग नहीं है और मैग्नेटिज्म करंट से अलग नहीं है, यानी हम वेरिंग करंट्स की हेल्प से मैग्नेट जनरेट कर सकते हैं और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। तो यूनिट्स जो है वो निश्चित रूप से एक दूसरे के अंदर ही आप लोगों को मिल जाती हैं। तो डोंट बी हिप्नोटाइज, एम्पियर मीटर, एम्पियर चूंकि साइंटिस्ट हैं तो कैपिटल ए, और मीटर साइंटिस्ट के नाम को ट्रिब्यूट नहीं करता इसलिए स्मॉल। इसके बाद में फोर्स को हम लोग न्यूटन में डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में डिस्कस करते हैं, हम लोग सब जानते ही हैं। यहां से ये आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जीरो लगा है तो एब्सोल्यूट वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर से किस एक्सटेंट तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। यूनिट जरूर याद रखें, टेस्ला, मीटर पर एम्पियर। यहीं से इसकी डायमेंशंस भी आप लोग याद रखें, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके यहां आउट ऑफ 33 क्वेश्चन एक क्वेश्चन 100% आपको डायमेंशन एसएस के ऊपर 12th में, 11th की बात नहीं कर रहा, 11th में तो कई सारे मिलते हैं, और यूनिट के ऊपर मिलता ही मिलता है। अब वो किस यूनिट से मिलेगा, कहां से मिलेगा, जहां तक मैं समझता हूं अगर हॉट्स की बात आती है तो यही मैग्नेट और मैग्नेटिज्म से ही ये क्वेश्चन बनता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये मैं मैग्नेटिक लेंथ को एक बार और यहां पे एक दूसरी फिगर की हेल्प से शो करना चाहूंगा। ये 5/6 का कॉन्सेप्ट मैं यहां पर दे चुका हूं। अब यहां हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल लेंथ इस मैग्नेट का ये पूरा हो सकता है जो मैंने यहां आउटलाइन किया है, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक लेंथ है वो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में ये होगा, यानी दोनों पोल्स के, एक पोल मेरा नॉर्थ पोल होता है दूसरा साउथ होता है, दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो मेरा मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है। ये बात मुझे यहां समझनी है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और भी ध्यान रखें, जब मैंने इस पर्टिकुलर शेप के क्रॉस सेक्शन को देखा तो क्रॉस सेक्शन में भी जो नॉर्थ पोल की या साउथ पोल की ओरिएंटेशन है वो एग्जैक्टली इसका सेंटर होगी, ये आउटवर्ड नहीं होगा, इनवर्ड नहीं होगा। नॉर्मल ज्योमेट्री की बात आप कर सकते हैं कि भैया मैं यहां से भी काउंट नहीं करूंगा, यहां से भी काउंट नहीं करूंगा, यहां से भी नहीं करूंगा, यहां से भी नहीं करूंगा, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है मैं वहां से काउंट करूंगा। तो ये जो 2r है जिसे मैं मैग्नेटिक लेंथ कह सकता हूं यू शेप मैग्नेट के लिए या हॉर्सशू टाइप मैग्नेट के लिए, वो ये होगी। मैपिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डियर स्टूडेंट्स, मैपिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां हमने शो किया हुआ है। देखिए, हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल ले लिया, साउथ पोल ले लिया, अब दूसरा हमने कंपास ले लिया,
कंपास मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं एक एल्युमिनियम की केसिंग के अंदर। अब एल्युमिनियम क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो एक तरह से डाईमैग्नेटिक है, यानी जो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा आसानी से काम नहीं करते। तो हम लोग एक एल्युमिनियम की केसिंग के अंदर ऊपर नीचे कांच लगा करके एक वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर छोटा मैग्नेट लगा देते हैं। अब नॉर्थ पोल से जैसे ही हम लोग मैपिंग करेंगे, जहां ये पॉइंट करेगा वहां पे हमने एक निशान लगा लिया, इसको यहां रखा, दूसरा निशान लगाया, व्हाटएवर तीसरा लगाया। इस तरह से ये आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर देता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मैपिंग। अर्थ अपने आप एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, आप चाहें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी मैपिंग कर सकते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट। ये मेरा एक्सियल और इक्विटल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है। अब इनके डेरिवेशंस सीबीएसई में पर्टिकुलर 2021 में तो नहीं आएगा, लेकिन आगे भी आया, पीछे भी मैं नहीं कह सकता कि क्या आगे अब सिनेरियो रहने वाला है, क्या सिलेबस कम ज्यादा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि इसका जो ज्योमेट्रिकल या मैग्नेटिक सेंटर है, दोनों एक ही होगा बार मैग्नेट के लिए, उसके एक्सिस को आगे या पीछे बढ़ाने पर कोई भी अगर मैं एक्सिस के ऊपर पॉइंट डिस्कस करता हूं तो उसको मैं बोलता हूं एक्सियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑलवेज मुझे सेंटर से लेना है, कंसीडर करना है, तो ये एक्सियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। ये डायग्राम अगेन देखेंगे तो ये मेरा इक्विटल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। मैं यहां क्या करता हूं, जो मैग्नेटिक एक्सिस था उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जिसे मैंने क्या कहा था, मैग्नेटिक एक्सिस ना कहकर एक दूसरा नाम दिया था, क्या बताओ जल्दी से, भूल गए? चलो सोच लेना, कोई बात नहीं, आराम से सोच लेना, अभी तो बहुत दिन है एग्जाम के। चलो बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। इस परपेंडिकुलर पर कोई भी पॉइंट मैं ऊपर या नीचे कहीं भी लेता हूं, उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इस पॉइंट को मैं कहता हूं इक्वेटोरियल पॉइंट। ध्यान रहे, अब इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मेरे को फाइनल डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो अवे फ्रॉम नॉर्थ आएगी, बिकॉज ऑफ मैं मैग्नेट से बाहर बात कर रहा हूं, तो ये पॉइंट मेरा मैग्नेट से बाहर है। तो दैट इज कॉन्सेप्ट हियर। तो ये डायग्राम मेरे को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, रूट मेमोरी में डाल के जाते हैं, सब कुछ ध्यान रहता है, डायग्राम बना देते हैं, लेकिन यहां साउथ की जगह पे नॉर्थ लिख देते हैं गलती से, यहां पे साउथ लिख देते हैं। अब ये तो फिजिक्स है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जामिनर बस इस चीज को कंसीडर करता है कि भैया ये और ये क्या कर रखा है इस बच्चे ने, इसका मतलब रूट मेमोरी में इसको कुछ नहीं पता। आप बहुत बढ़िया से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हो, इसके बावजूद वो उसको जीरो करता है और आगे बढ़ जाता है। तो रूट मेमोरी में ना डाला डिरेक्शंस, कांसेप्ट के साथ में आप अपना डायग्राम बना के दें, दैट इज कांसेप्ट। अब देखिए, ये यहाँ पे मेरे को नॉर्थ नॉर्थ दोनों एक तरफ मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस है एक दूसरे को क्लैश करेंगे। यहां अगर आप देखेंगे डिरेक्शंस, तो यहां क्या हो रहा है, यहां मेरे को साउथ नॉर्थ और नॉर्थ साउथ दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड्स का कांसेप्ट मिल रहा है, एक का इक्वेटोरियल मिल रहा है, एक का एक्सियल मिल रहा है। अब चूंकि यहां पर ये मेरा नॉर्थ है, तो ये मेरे को मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है वो इस डायरेक्शन में मिल गया। लेकिन अब मैं दूसरा कंसीडर करता हूं इस नॉर्थ को, तो इस नॉर्थ की वजह से अवे फ्रॉम नॉर्थ इस पॉइंट P पर ये मेरे को B2 मिलेगा। अब जब B1 B2 मेरे को क्लियर हो गया, तो ऑब्वियसली ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन फिगर में आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि मेरा नॉर्थ कहां है, तो ऑलवेज मेरे को अवे फ्रॉम नॉर्थ दिखाना है, आउटसाइड मैग्नेट। ये तीसरा एस्पेक्ट, दो मैग्नेट्स को हम लोगों ने क्रॉसओवर में लगाया हुआ है, नॉर्थ यहां है, नॉर्थ यहां है, तो इस नॉर्थ और इस नॉर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स मेरे को यहां पे मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, B1 N1 की वजह से और B2 N2 की वजह से। अब इसका मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करके दूंगा। फिर यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, वो सब आप लोगों को लगाना है। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर मैंने 11th में तो कुछ अच्छे से किया नहीं था, भैया नहीं किया था, तो अब कर लो, करना तो पड़ेगा। द सेम कांसेप्ट इज हियर, मुझे दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस आप लोगों ने डाल रखे हैं वो बुक से आप देखेंगे, कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, बुक से आप देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे जरूर बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ध्यान रहे मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मैग्नेटिक डायपोल को डाला है। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल कंपलसरी है, मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सब जानते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल लेंथ जो है, अब मैग्नेटिक डायपोल लेंथ में कौन सी लेंथ लोगे, मैग्नेटिक लेंथ लोगे, ज्योग्राफिकल लेंथ कभी भी नहीं लेनी है आपने, दैट इज 12।
और मैग्नेटिक लेंथ यानी एक डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी मैग्नेटिक लेंथ हमेशा इसकी डायरेक्शन होगी वो साउथ टू नॉर्थ होगी, ये वाला डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अल्टीमेटली यहां पे कहीं नॉर्थ पोल होगा, यहां पे कहीं साउथ पोल होगा। अब मैग्नेटिक डायपोल का ये नॉर्थ है तो ऑब्वियसली साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए ये मेरे पास फोर्स हो गया। अब देखिए यहां पे उसने वर्ड यूज किया है QM, तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली चार्ज को और मैग्नेट को दोनों को हम आइसोलेट कर ही नहीं सकते, अल्टीमेटली उसने यहां पे चार्ज वाला ही नोटेशन दे दिया है। तो अब चूंकि M लगा है तो ये मैग्नेटिक चार्ज है ऐसे मान सकते हैं। आप चाहें तो इसको सिर्फ स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे एंड पे ये हमने लिया तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेरे को लग रहे हैं एक ही बॉडी के ऊपर, तो ऑब्वियसली दे विल प्रोवाइड अस व्हाट, ए टॉर्क। तो डियर स्टूडेंट टॉर्क का कांसेप्ट हम लोगों को यहां पे मिलेगा। नेट फोर्स की मैं बात करूंगा तो वो 0 होगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें वही दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक है मेरा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से मेरे को टॉर्क मिल रहा है। अल्टीमेटली इसकी जो डायरेक्शन मैं निकाल के दूंगा वो कहीं ना कहीं जो मेरा राइट हैंडेड स्क्रू रूल होगा या व्हाटएवर सो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो हम डायरेक्शंस निकालते हैं उन्हीं से निकाल के दूंगा। ध्यान रहे यहां दो पेयर बनते हैं, एक टॉर्क का और एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का कैपिटल M का, दूसरा पेयर टॉर्क का और मैग्नेटिक फील्ड का। ये दोनों ही जो पेयर हैं ये परपेंडिकुलर पेयर्स हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। डियर स्टूडेंट्स अब मैं मैग्नेटिज्म को कंपेयर करना चाहूंगा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से या पॉजिटिव चार्ज कैरियर के मोशन से। तो अगर कोई मेरा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, अब एक्सेलरेटेड डायरेक्शन की वजह से और स्पीड की वजह से, दोनों की वजह से हो सकता है जैसा आप लोग जानते हैं। अब ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, 11th में पढ़ के आया हो, लेकिन है सब काम की। कि भैया मैंने एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कहा तो एक बच्चे के तो दिमाग में आता है कि कोई ट्रक है और उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तभी मैं उसको एक्सेलरेटेड करूंगा। दूसरा बच्चा कहता है नहीं नहीं, इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट और भी है कि अगर मैंने किसी सर्कुलर पाथ पे किसी बॉडी को घुमाना शुरू किया है, बेशक उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन फिर भी वो एक्सेलरेटेड पार्ट मोशन है, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, तो दोनों आपके दिमाग में तुरंत से आ जाने चाहिए। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब जब पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऑब्वियसली करंट की यानी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी, ये जो मेरे पास रिंग था या व्हाटएवर सो जो मेरे पास सर्कुलर एरिया था, इस सर्कुलर एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल टू द कैप, नॉर्मल टू द सरफेस या एन कैप जिसे मैं कहता हूं, ये है मेरा एरिया वेक्टर। क्या है बच्चों? एरिया वेक्टर। तो यहां नॉर्मल सरफेस दिखाया, एरिया वेक्टर दिखाया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखाई, करंट की डायरेक्शन दिखाई। अब निश्चित रूप से जब कोई करंट कैरिंग कॉइल होगी या कोई चार्ज मूविंग होगा तो उसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऐसा हम लोगों ने पीछे सोलेनॉइड का केस, करंट कैरिंग लूप का केस वो सारे पढ़ रखे हैं। तो अब मान लीजिए मैं एक सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट लेता हूं कि यहां पे हाइड्रोजन का क्या प्रोटॉन प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है। अब ऑब्वियस है जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की जो डायरेक्शन होगी डियर स्टूडेंट्स वो ये होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गई या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। उसके अपोजिट मैंने ये करंट की डायरेक्शन दे दी। तो अब हो गया ना कॉन्सेप्ट, क्या? पॉजिटिव चार्ज मूविंग अराउंड इन ए सर्कुलर पाथ। अब देखिए चक्कर तो लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने उसको अपनी समझ के लिए डायरेक्शन उल्टा करके पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट ले लिया। तो इस तरह से अगर मैं इसको यहां खड़े होकर के देखता हूं तो ऑब्वियसली और मेरे को ये एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो नॉर्थ पोल यहां नहीं डेवलप होगा मैग्नेट का और साउथ पोल यहां नहीं डेवलप होगा। अब ये बन गया छोटा मैग्नेट, छोटा मैग्नेट बन गया तो इसी को मैं बोर मैग्नेटॉन के नाम से जानता हूं या एलिमेंट्री मैग्नेट के नाम से जानता हूं, इससे छोटा कोई मैग्नेट बन नहीं सकता। तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ कुछ इस तरीके से होगी और अगर अंदर लूप के थ्रू मैं देखूंगा तो ये डायरेक्शन मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट था बोर मैग्नेटॉन को लेकर के, उसकी डायरेक्शन को लेकर के। अब हम लोग मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में एनालॉजी की बात करें तो सारी चीजें मिलती जुलती हैं। जैसे 1/ε0 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी,
ये मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट है। डाइपोल मोमेंट यहाँ हमने स्मॉल p से डिनोट किया था, यहाँ हम लोग कैपिटल M से डियर स्टूडेंट इसको प्रोजेक्ट करते हैं, स्मॉल m से नहीं करते। एक्सियल फील्ड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहां भी मेरे को कैपिटल एम ही लेना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि यहां बुक में या आपको जो नोट्स दे रखे हैं इसमें गलत किया हुआ, गलत नहीं है, सही है। उसका रीजन क्या है कि जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ थी उसको उसने स्मॉल q m से डिनोट किया, फिर उसने यहां स्मॉल m से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को शो कर दिया, चलेगा। लेकिन मार्केट में 90% बुक्स ऐसी हैं जिनमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से शो किया हुआ है और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से शो किया हुआ है। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप क्वांटिटी के जो डिफरेंसेस हैं उनको एक बार कंसीडरेशन में ले लें। मैं यहां चेंज भी सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। दैट्स द कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें मिल गया इक्विटोरियल प्लेन का कॉन्सेप्ट। अब ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है? सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। टॉर्क की बात करें P क्रॉस E, और यहां पे क्या हो गया? M क्रॉस B हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये मेरे पास माइनस PE होता है और यहां पे माइनस ME होता है। नो डाउट पोटेंशियल एनर्जी चूंकि एक स्केलर कॉन्सेप्ट है तो ये यहां पे डॉट प्रोडक्ट होगा और ऊपर ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। द सेम थिंग इज हियर। मैंने इस डायग्राम को बहुत अच्छे से ऊपर बता दिया है आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया हुआ किसी मैग्नेट के अंदर से और बाहर से, तो नथिंग टू ड्यू। अगेन ये मैंने सोलेनॉइड का केस लिया। डियर स्टूडेंट, सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए यहां से मेरे को करंट की डायरेक्शन को देखना होगा। सबसे पहले तो ये मेरा यहां पे क्या होना चाहिए? डीसी सोर्स होना चाहिए, डायरेक्शनल सोर्स होना चाहिए जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट यहां पे फ्लो करती रहे। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहां पे गलती से बिना सोचे समझे एसी सोर्स अप्लाई कर देता है, तो क्या होगा भैया? एक सेकंड में 50 बार डायरेक्शन ऊपर होगी, 50 बार नीचे होगी। अल्टीमेटली नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, कुछ नहीं बनेगा। तो आपने यहां पे क्या लेना है? डीसी सोर्स ही लेना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब यहां से देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे मैं अपनी आईज को रख करके देखता हूं तो करंट की सेंस मेरे को यहां पे क्या दिखती है बच्चों? क्लॉकवाइज दिखती है। क्लॉकवाइज दिखती है तो ये मेरा साउथ पोल डेवलप हो गया। ऑब्वियस है, जब यहां से क्लॉकवाइज दिख रही है, अगर मैं यही ओरिएंटेशन अपनी आई की यहां ले जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, जब यहां एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी तो नॉर्थ पोल हो गया। अब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो कंपैरेटिवली कंसंट्रेटेड होंगी, लेटरल प्रेशर को भी फील कर रही होंगी, वो ये मेरे को मिलेंगी। और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये डायरेक्शन आपको दे रखी है। तो दैट इज द केस फॉर सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड में क्या होना चाहिए? आइडियल सोलेनॉइड में ये आर मेरा छोटे से छोटा होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, वेयर लेंथ इज द सोलेनॉइड। ये मेरे पास क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम से कम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा से ज्यादा अगर मैं लेता हूं तो ये मेरे पास आइडियल सोलेनॉइड का केस होगा। सबको पता है, यहां पहले टर्न को छोड़ दो, मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला टर्न छोड़ दो और ये वाला लास्ट वाला टर्न छोड़ दो। बाकी कोई भी टर्न होगा इसके अंदर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होगा, ये मानते हुए कि अंदर वैक्यूम है। अब जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पे छोड़े थे, या जो शेडेड पोर्शन है, यहां पे जस्ट हाफ हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाता है मेरे पास B या 1/2 म्यू नॉट एन आई। ये दोनों एंड्स पे यही पोजीशन होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह से ही काम करता है, बस अंतर इतना है कि बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अलग होता है और यहां पे हम लोग करंट की हेल्प से मैग्नेटिज्म डेवलप करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सोलेनॉइड के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं बच्चों? सॉफ्ट आयरन कोर डाल देता हूं। तो सॉफ्ट आयरन कोर जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा तो जो मेरा म्यू नॉट है वो म्यू नॉट मेरा कन्वर्ट हो जाएगा म्यू एन में। मैं वो एक नोटेशन आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई है। अब इवन मैं इसको B नॉट लिखूंगा, ये मानते हुए कि यहां पे वैक्यूम है। अब अगर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? ये सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया। अब सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों डाली? क्योंकि भैया इसका जो म्यू एम है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा B आयरन, आयरन लिखता हूं, दैट इज म्यू एम। किसका म्यू एम? आयरन का, मल्टीप्लाइड बाई एन आई,
where I that is the current and that is the showing iron. तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि BI यानी मैग्नेटिक फील्ड whenever iron is soft iron is inserted equals to mu naught mu r n I. अब ये mu r किसका है? ये mu r नो डाउट आयरन का है जो मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो नो डाउट यहां से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरा 5000 गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि जो म्यू आर है आयरन के लिए, सॉफ्ट आयरन के लिए, वो अराउंड 5000 होता है। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये इसका एनालॉजी दिखाने की कोशिश किया। हर टर्न अपने आप में एक छोटे मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। सारे मैग्नेट्स यहां पे एक तरीके से एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये मिल जाता है। अब जो बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में इस पूरी फिगर को देख करके एक क्वेश्चन उठता है। अब वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, इसलिए डिस्क्लोज नहीं करूंगा मुझे पता तो लगे कि कितने लोग ज्यादा दिमाग वाले हैं। तो दे विल इंटरेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ग्रुप में डालेंगे, इंडिविजुअल डालेंगे अपना अपना क्वेश्चन कि उनके दिमाग में इस फिगर को देख करके क्या क्वेश्चन अराइज हुआ। चलिए डिस्टेंस, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर के कॉन्सेप्ट है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर देखने में, नंबर हमें ऐसा लगता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स की अपनी डायमेंशन होती है, अपनी यूनिट होती है, लेकिन हम डिफाइन ऐसे ही करेंगे। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए सरफेस एरिया इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर एंटर करती हैं, ऑब्वियस है उतनी बाहर जरूर निकलेंगी बच्चों, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कंटीन्यूअस कर्व होती हैं, वो आकर के इसी तरीके से मेरे को मिलती हैं। तो यहां कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो ना हो। किसी भी सरफेस के थ्रू जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, जितना बाहर निकलेगा उतना ही अंदर एंटर करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने पर्पस के लिए एट ए टाइम एक ही सरफेस को देखते हैं। अब वैसे भी कोई ये बड़ा काम तो है नहीं भैया, ये मान लीजिए मेरे पास है तो मैं एट ए टाइम इसका एक ही सरफेस देख पा रहा हूं ना, दो सरफेस देख कहां पा रहा हूं, तो यहां से निकलने वाले फ्लक्स को काउंट करता हूं। अब कोई बच्चा वहां सामने बैठा हुआ है, वो कहता है मेरे को तो ये वाला फेस दोनों एक साथ दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है भैया, दिख रहा है तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया। तो आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यू आर कंप्यूटिंग योर नेट फ्लक्स और फ्लक्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर सरफेस एरिया, इट मे बी फ्रंट और इट मे बी बैक। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी टर्मिनेट नहीं होती, इसलिए यहां पे जो नेट फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है वो जीरो होता है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। अब ये गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में देखिए कुछ थ्योरी यहां पे दे रखी है, इसको हम लोग जरूर देखना चाहेंगे। इसमें भी एज यूजुअल जैसे हमारे नोट्स होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट मार्क नोट्स होते हैं, उसी तरीके से हमने यहां पे भी दिया है। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में क्या करता है, ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ इस बात को बताता है। अब इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी सी कहानी है, बहुत कहानी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि यहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रीफिंग कर रहे हैं, तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ इस बात को कहता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर या फोर्स के अंदर? भैया इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो होती हैं वो टर्मिनेटिंग होती हैं, एक तरह से यहां से शुरू हुई और यहां आकर के खत्म हो गई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ ऐसा नहीं होता, ये नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, यहां से चलेंगी, यहां पहुंची और फिर ये यहां आ जाएंगी। तो ये ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और रेड वाली जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है। ये दोनों अंतर हैं जो हम लोगों ने इतने पैराग्राफ में यहां पे बता रखे हैं। आपको एम्फेसाइज करना है, पढ़ना तो पूरा पैराग्राफ है, लेकिन एम्फेसाइज करना है सिर्फ जो कलर्ड पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट मार्क पोर्शन है। डियर स्टूडेंट्स अगेन जरा देखिए, बड़ा मजेदार था केस। ये डायग्राम हम लोगों ने बिल्कुल बिगिनिंग में आपको एक्सप्लेन किया था और फिर दोबारा से वही डायग्राम हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए ये देखिए, अब ये नॉर्मली जो होना चाहिए वो डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है। ये देखिए भैया, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, सारी चीजों को यहां पे दिखाने की कोशिश की है इस डायग्राम के अंदर। ये ओपन बुक वाला डायग्राम है, वर्टिकल एक्सिस पे हमने किसी कंपास को रखा हुआ है। अब हॉरिजॉन्टल के साथ में या
जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है उनके साथ में जो छोटा एंगल बनेगा, अब यहाँ पे एक बड़ा बनता है एक छोटा बनता है, ये देखिए एक छोटा एंगल बन रहा है, इस छोटे एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन 100% आप लोगों का मैग्नेटिक एलिमेंट्स के ऊपर आता ही आता है, वो सीधा क्वेश्चन डेफिनेशन पूछता है, थोड़ा उल्टा क्वेश्चन या थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन वो यहाँ मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन आपसे ड्राइव करा लेता है। तीसरा क्वेश्चन वो यहाँ एक न्यूमेरिकल आपको देता है। तो डिपेंड्स ऑन पेपर सेटर के वो किस यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन मुश्किल दे रहा है, कौन सा आंसर दे रहा है। मेरी नजर में तो सारे ही आसान है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आप जेईई के लिए, नीट के लिए तैयार कर रहे हो, तो भैया जो थर्ड लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे है, जो हॉट्स है, वो वहां का एलिमेंट्री क्वेश्चन है। तो यहाँ के सारे हॉट्स क्लियर होंगे तो फिर वहां तो आपका हो ही जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना अगेन कि बिना यहाँ के हॉट्स को किए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं हो सकती। बेवकूफ मत बनते रहना, ज्यादातर बच्चों के साथ यही होता है, पूरे 2 साल बेवकूफ बनते रहते हैं, वो कहते ही हैं हम कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं और वो उनका सीरियसली नहीं हो पाता। इसलिए बस इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं डरा नहीं रहा हूं लेकिन आपको सचेत कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, स्मॉल एंगल जिसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम लोग थीटा से शो करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो एक्स का मतलब एक्स नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई लाइन ही होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे डिक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट होगा। तो जो मेरे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ को मिलाने वाली लाइन है और जो मेरा मैग्नेटिक एक्सिस है या मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को मिलाने वाली लाइन है, उनके बीच में जो स्मॉल एंगल बन रहा होगा, इस स्मॉल एंगल को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के नाम से जानता हूं और स्मॉल थीटा से नोट करता हूं। नॉर्मली इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर हम अभी एट नाउ देखें तो अराउंड ये 18 डिग्री है। कुछ बुक्स इसको 17.3 लिखती हैं, कुछ 18 लिखती हैं, कुछ 19 पॉइंट समथिंग लिखती हैं। तो ये टेम्पोरल चेंजेस हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। आप इतना जल्दी भी चेंज नहीं होते, सर पिछले साल ये लिखा था तो इस साल ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब 10 टू पावर 6 इयर्स में जाकर के 180 डिग्री का रोटेशन होता है, ऐसे मान लीजिए 10 टू पावर 6 इयर्स में, तो समझ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जब से मैग्नेटिज्म का डेवलपमेंट हुआ तब से लेकर के आज तक ये 17 डिग्री का चेंज इन एंगल आया है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी समझ है, मे भी कुछ डिफर हो, थोड़ा सा एक बार गूगल करके देख लेना कि क्या स्थिति है, थोड़ा आपको भी क्लियर वर्क मिलेगा। अब किसी प्लेस पे अगर आपको मैग्नेटिक डिप निकालना है, अब देखो डिक्लिनेशन और डिप दोनों अलग चीजें हैं। डिप जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। ये जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये आपका सारा क्लियर हो जाता है तो मैं समझता हूं कि कई सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं। देखो भैया, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने जो यहां पे अभी दूसरी लाइन से शो किया, और ये है अल्फा जो एंगल दे रखा है, जिसको मैंने अभी यहां पे थीटा के नाम से कहा था, थीटा ही कहिए आप इसको, ज्यादा बेटर होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो ओपन बुक डायग्राम में आपकी दो चीजें क्लियर हो गई, एक ये एक्सिस क्लियर हो गया और एक ये क्लियर हो गया। अब ये मेरिडियन क्या है, किसी भी एक्सिस के ऊपर आप सरफेस बना दो, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कोई एक्सिस है, उसके ऊपर आपने दीवार खड़ी कर दी, तो जो दीवार है वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगी, ऐसे मान सकते हैं। अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन के ऊपर हम लोग प्लॉट कर सकते हैं एंगल ऑफ डिप को। क्या करेंगे भैया, यहां पे एक वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ में कंपास ले लेंगे। अब कंपास एक पर्टिकुलर सी ओरिएंटेशन में रुकेगा। अब उस ओरिएंटेशन की डायरेक्शन को हमने आगे बढ़ाया, ये वाली, तो ये वाली डायरेक्शन और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है पर्टिकुलर किसी प्लेस में, क्योंकि प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, ये जो स्मॉल एंगल बन रहा होगा जिसको हम डेटा से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप। तो ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स का कांसेप्ट है। ये तीनों हो गए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया जिसको BH से हम लोगों ने डिनोट किया हुआ है। बाकी अगर आपने और डिटेल में डालना है तो जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उनमें आप जरूर इसको देख लें। ये स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट कांसेप्ट देता हूं न्यूट्रल पॉइंट्स का। न्यूट्रल पॉइंट्स सब जानते हैं। देखिए, जब दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही जगह पे एडजस्ट करते हैं तो कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, यहां पे ये पॉइंट्स दिखा रखे हैं, जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यानी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कोई तीसरा मैग्नेट यहां रखा हुआ, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, खत्म करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट्स को खत्म करते हैं। जहां पे जो मेरी कंपास है वो रास्ता भूल जाए,
यानी कंपास ये पॉइंट आउट ही ना कर पाए कि किस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है। अब ऑब्वियस है अगर जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बता ही नहीं पाएगा कोई। अरे भैया हिस्ट्री पढ़ने वाले किसी बच्चे को फिजिक्स समझाने लगो, कहां से समझ आएगा उसके? बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। तो वो तभी हो सकता है जब कम से कम दो मैग्नेटिक फील्ड हो। अब ये कहोगे जी एक मैग्नेट रखा है, न्यूट्रल पॉइंट कहां से मिल गया? अरे भैया एक अर्थ का भी तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज ये जो बार मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्लैश करते हैं। जहां जीरो हो जाता है उसी पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस प्लेस पे अगर आप कंपास रखोगे तो वो रास्ता भूल जाएगा, वो कुछ भी नहीं बताएगा। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। यहां आप एक्सियल कॉन्सेप्ट पे न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहे हो और यहां इक्वल पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट की बात की थी आपने। ये मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट्स हैं उनको आप देखें यहां पे, जूल पर टेस्ला, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शंस। जहां तक थीटा, अब देखो ये बार-बार यहां पे अल्फा यूज कर रहा है, आपको थीटा यूज करना है। तो इनको आप नॉर्मली डिग्री में मेजर करते हो, लेकिन अगर कहीं डायरेक्ट एंगल यूज करना पड़े तो इन टर्म्स ऑफ पाई या रेडियन ही आपको प्लेस करना। ये डिस्टेंस अभी डोमेन की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो डोमेन का कॉन्सेप्ट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो ऐसी स्थिति में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अभी हमने कहा था बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन में क्या था, एक सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट लिया था कि भैया एक प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन के चारों तरफ क्या ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये भी अपने आप में मैग्नेट है। अब इसी से बने हैं मेरे एटम्स, इसी से बने हैं मेरे मॉलिक्यूल्स, तो ऑब्वियसली हर एटम भी अपने आप में मैग्नेट होगा, हर मॉलिक्यूल भी अपने आप में एटम मैग्नेट होगा। अब एटम या मॉलिक्यूल से बना है कोई मेरे पास मटेरियल, अब मैं कोई भी मटेरियल ले लेता हूं तो उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स की जो, और ये इंग्लिश वाला और है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल या डिफरेंट एटम की जो ओरिएंटेशन है उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं या मैं बता सकता हूं कि ये मेरा मैग्नेटिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। अब देखिए यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, रीजन क्या है कि यहां सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक दूसरे को खत्म कर दे रहा है, यानी बेतरतीब तरीके से फैले हुए हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब मान लीजिए मैंने इसको या तो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया या किसी भी दूसरे तरीके से इनको अलाइन कर दिया, एक ही डायरेक्शन में सबका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ गया जी। अब ऑब्वियसली अब तो ये मेरा सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज हो गया और यहां पे जो बी नॉट होगा वो नॉन जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। तो नीचे हमने यहां पे दे रखा है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एटॉमिक डायपोल्स हैं जो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मिलते हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अलाइनमेंट ऑफ डायपोल्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो हमने शो किया है ये पैरामैग्नेटिक फील्ड किया है। पैरामैग्नेटिक कौन से सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिज्म को एक स्मॉल एक्सटेंट में मानते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मानते, फेरोमैग्नेटिक तो बहुत ज्यादा मानते हैं, पैरामैग्नेटिक स्मॉल एक्सटेंट में मानते हैं। और डायमैग्नेटिक तीसरे टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो रिपेल करते हैं। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कमजोर बच्चा फिजिक्स वाले सर को देख के दूर भागता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैं कह सकता हूं डाई फिजिक्स स्टूडेंट है। अब फिजिक्स के सर को देखने के बाद में प्लेजेंट फीलिंग आती है कि नहीं यार कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ ये हो रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि हाँ फिजिक्स उनको समझ में आ रही है। अगर फिजिक्स के टीचर से नफरत है इसका मतलब फिजिक्स से नफरत है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट क्यूरी टेंपरेचर का है। अब तीन तरह के सब्सटेंस हमने बताया, पैरा बताया, डाई बताया और फेरो बताया। तो अगर मान लीजिए मैं किसी एक सब्सटेंस को हीट अप करता हूं तो एक सर्टेन टेंपरेचर पे जाकर के जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इस पर्टिकुलर टेंपरेचर को हम लोग क्यूरी टेंपरेचर के नाम से जानते हैं। ये क्यूरी लॉ की बात भी हम लोग अभी करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कांसेप्ट मिलता है। और ये क्यूरी टेंपरेचर क्या है, एक सर्टेन टेंपरेचर जिस पे जाकर के कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैग्नेटाइजेशन, ये मेरे पास डोमेन थ्योरी है। डोमेन का मतलब पर्टिकुलर रीजन है। अगर आप देखेंगे तो कोई भी सब्सटेंस है, इसको मैंने चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा रखा है। एक डोमेन ये, दूसरा डोमेन ये वाला, और तीसरा डोमेन ये वाला, और चौथा डोमेन ये वाला। अब चारों डोमेन अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट रखते हैं, तो नेट जीरो हो गया।
अगर मैं कोई पर्टिकुलर डोमेन बड़ा हो गया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कमजोर, यानी जो पैरामैग्नेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म के लिए क्या हुआ कि डोमेन तो चारों हैं, अपने अपने साइज के हैं, लेकिन सबका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो ऑब्वियसली एड अप हो जाएगा, अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये शो करेंगे। तो ये अनमैग्नेटाइज्ड, ये स्मॉल ग्रोथ ऑफ मैग्नेटिज्म और ये प्रॉपर ग्रोथ ऑफ मैग्नेटिज्म। इस तरीके से हम लोग डोमेन थ्योरी की बात कर सकते हैं। अब डोमेन थ्योरी और ये सब आपके सीबीएसई के इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना है तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए। ये क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ सम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होगा, आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट अप करोगे तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाकर के वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, दैट इज क्यूरी टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, पैरा से डाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रेयरली हम लोगों को मिलता है, लेकिन फेरो से पैरा जो हमें मिलता है वो हम लोगों को फ्रीक्वेंटली मिलता है। तो हम जब क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी लॉ की बात करेंगे तो फेरो से पैरा की बात करेंगे। अब कोबाल्ट है, आयरन है, निकेल है, ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब कोबाल्ट को अगर आपने केल्विन है, देखो यहाँ पे केल्विन क्लियर लिखा हुआ है, कोबाल्ट को अगर 1394 केल्विन तक आपने हीट अप कर दिया तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। ऐसे ही आयरन को आपने अराउंड 1000 केल्विन हीट अप कर दिया तो ये पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक फॉर निकेल एंड वाटर। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हमारा आज की क्लास का। मैं समझता हूं रिमेनिंग चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना चाहेंगे। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। आप इन चीजों को रिवाइज करें और अपने क्वेश्चंस को लगाना शुरू करें। जहां पर्टिकुलर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम महसूस होती है तो उसकी जो रेगुलर क्लास है उस रेगुलर क्लास को एक बार जरूर ले लें। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।